गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट 3 की। बीएससी पार्ट 3 में हमारे पास ऑर्गेनिक में टॉपिक चल रहा था एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। इसमें हमने बात कर रहे थे केमिकल शिफ्ट, रासायनिक विस्थापन, जिसकी हमने स्केल मैंने आप लोगों को कल बताई थी कि कैसे हमारे पास केमिकल शिफ्ट की डेफिनेशन क्या होती है। इसके अलावा हमने देखा था कि टो की वैल्यू और हमारे पास जो डेल की वैल्यू होती है वो कैसे इफेक्ट करती है केमिकल शिफ्ट को। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पहले पीछे वाला रिवाइज करवा देती हूँ एक बार कि केमिकल शिफ्ट की मैंने आप लोगों को डेफिनेशन क्या बताई थी कि एनएमआर में हमारे पास जो भी रेफरेंस जो कंपाउंड यूज करते हैं उसके कंपैरिजन में जो हमें सिग्नल्स मिलते हैं उसमें जो शिफ्टिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल शिफ्ट या फिर रासायनिक विस्थापन। ये हमारे पास होती है बात डेफिनेशन की। इसके अलावा अगर हम देखें कि केमिकल शिफ्ट में मैं आप लोगों को दो टर्म बताई थी, डीशिल्डिंग और शिल्डिंग, परिरक्षित और विपरिरक्षित। तो जब भी हमारे पास ये जो एनएमआर हमारे पास जो स्केल है, यहाँ पे ये जो एनएमआर की स्केल हमने ड्रा की है, एनएमआर स्केल, इसमें क्या होता है कि जब भी हमारे पास डेल की वैल्यू दो हमारे पास ये चलती है, एक तो होता है डेल की वैल्यू और एक होती है हमारे पास टो की वैल्यू। तो जब हमारे पास डेल की वैल्यू जो होती है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब हमारे पास होती है तो तब हमारे पास होता है डाउनफील्ड या फिर डीशिल्डिंग, और जब हमारे पास डेल की वैल्यू डिक्रीजिंग में हमारे पास होती है तब हमारे पास होती है अपफील्ड या फिर शील्डिंग। यानी कि हमें देखना पड़ेगा कि जब हम इसकी नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जिसकी केमिकल शिफ्ट जो हमारे पास होती है कंपाउंड में, जो प्रोटॉन होते हैं उनकी केमिकल शिफ्ट को अफेक्टिंग करते हैं। तो इसके बारे में अगर हम देखेंगे तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो प्रोटॉन हमारे पास है वो प्रोटॉन शील्डेड हो रहा है या डीशिल्डेड, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसका एनएमआर सिग्नल यहाँ पे शो करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, स्केल है एनएमआर की कि डीशिल्डिंग और शील्डिंग हमारे पास पता होना चाहिए कि डीशिल्डिंग कब होती है, जब हमारे पास डेल की वैल्यू ज्यादा होती है, और शील्डिंग कब होती है, जब हमारे पास डेल की वैल्यू कम होती है। तो यही हमारे पास है डेल की वैल्यू और टो की वैल्यू। डेल की वैल्यू और जो टॉर्क की वैल्यू हमारे पास होती है वो क्या होती है, अल्टरनेट हमारे पास होती है, अपोजिट होती है। यानी कि अगर हम देखें यहाँ पे कि जो हमारे पास अगर हमें डेल की वैल्यू निकालनी है हमारे पास तो क्या होती है, जो टो इक्वल टू हमारे पास होता है tan माइनस डेल, कि जब भी हमारे पास अगर एनएमआर स्केल हमारे पास हो, प्रेजेंट हो, और जो हमारे पास केमिकल शिफ्ट पूछते हैं तो केमिकल शिफ्ट में जब हमारे पास डेल की वैल्यू अगर पूछी जाती है तो हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला आता है उसके थ्रू हम निकालते हैं। लेकिन जब भी हमारे पास एनएमआर जो स्केल होगी उसमें टो की वैल्यू अगर पूछी जाएगी तो हम कैसे निकालते हैं, ये जो हमारे पास फॉर्मूला है टो इक्वल टू tan माइनस डेल, यानी कि जो भी डेल की वैल्यू हमारे पास आती है उसको हम क्या करते हैं, tan में से माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, एनएमआर स्केल की टो में वैल्यू हमारे पास आ जाती है। ये एक फॉर्मूला होता है। इसके अलावा नेक्स्ट फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास होती है केमिकल शिफ्ट, जिसको हम किससे, डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सैंपल, यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमारे पास होती है रेजोनेंस की, जो हमारे पास सैंपल जो हम यूज में लेते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। इसके अलावा हमारे पास होती है जो भी रेफरेंस कंपाउंड हम यूज कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी, अपॉन हमारे पास होती है उसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। जब भी हमारे पास जो एनएमआर स्पेक्ट्रा जो हम बनाते हैं, इंस्ट्रूमेंट जो यूज लेते हैं उसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है, तो वो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी और हमारे पास होती है यहाँ पे 10⁶। ये जो वैल्यू हमारे पास आती है वो किस में आती है, ppm, यानी कि पार्ट पर मिलियन, जो हमारे पास एक यूनिट होती है एनएमआर की। तो हमारे पास क्या होता है, ये जो डेल की वैल्यू हमें निकालनी है कि जब भी हमारे पास कोई दिया हुआ हो, वैल्यू हमारे पास दी हुई हो और हमें क्या करना हो, डेल की वैल्यू निकालनी हो, तो हमारे पास क्या होगा, ये फॉर्मूला यहाँ पे होगा हमारे पास सैंपल की फ्रीक्वेंसी, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ सैंपल, ये हमारे पास होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ सैंपल, ये हमारे पास होता है। इसके अलावा अगर हम देखें जो हमारे पास है ये होगी हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ रेफरेंस कंपाउंड, रेफरेंस जो भी हम यूज में ले रहे हैं रेफरेंस कंपाउंड में। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जो रेफरेंस कंपाउंड हम यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं एनएमआर में, टेट्रामेथिलसिलेन। टेट्रामेथिलसिलेन हमारे पास होता है रेफरेंस कंपाउंड की। तो हमारे पास क्या होगा, जो रेफरेंस कंपाउंड होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। इसके अलावा हमारे पास जो सैंपल हम यूज में ले रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। और नीचे जो हमारे पास ये है, ये हमारे पास है ऑपरेटिंग
फ्रीक्वेंसी, जो भी इंस्ट्रूमेंट हमारे पास होता है उसकी क्या होती है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी आती है हमारे पास। ये हमारे पास होगा ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये हमारे पास होती है इसकी। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को देखना है कि फॉर्मूला हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी हमारे पास क्या होता है कि जो डेल की वैल्यू हमारे पास निकालनी होती है एनएमआर स्केल में, तो हमें 2-3 वैल्यू यहाँ पे दे देते हैं और एक वैल्यू हमें निकालनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास क्या होता है, किसी कंपाउंड का हमारे पास इतनी फ्रिक्वेंसी में वो कंपाउंड मिलता है, जो भी सैंपल हमने यूज लिया है उसकी फ्रिक्वेंसी इतनी है, और जो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास दिया हुआ है उसकी ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी इतनी है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे डेल की वैल्यू भी हमारे पास दी हुई हो तो हमारे को क्या निकालना पड़ेगा, रेफरेंस कंपाउंड जो होगी उसकी फ्रिक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। तो ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू केमिकल शिफ्ट, कि केमिकल शिफ्ट में जब भी हमारे पास निकालनी हो तो इसमें हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो किस में आती है, पीपीएम में हमारे पास वैल्यू आती है पार्ट पर मिलियन। इसके अलावा अगर हम देखें जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास यूज में आती है वो किस में आती है, या तो मेगाहर्ट्ज या फिर हर्ट्ज में। तो जब भी हमारे पास हर्ट्ज में या मेगाहर्ट्ज में यूनिट हमारे पास आती है फ्रीक्वेंसी, तो हम क्या करते हैं, जो मेगाहर्ट्ज हमारे पास अगर आती है तो हम उसको हर्ट्ज में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, जो हर्ट्ज वाली जो वैल्यू होती है उसको हम 10 जो मेगाहर्ट्ज है उसकी डिवाइड करते हैं हमारे पास, और वो वैल्यू किस में आ जाती है हमारे पास, पीपीएम यानी कि पार्ट पर मिलियन में हमारे पास वैल्यू आ जाती है। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना कि डेल की वैल्यू जो यहाँ से केमिकल शिफ्ट की जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमारे पास किस में आएगी, पीपीएम में हमारे पास आती है पार्ट पर मिलियन। ये हमारे पास केमिकल शिफ्ट के फॉर्मूले की बात हुई। अगर ऊपर वाला जो फॉर्मूला अगर आप लोगों को यूज करना है, यानी कि डेल की वैल्यू हमारे पास आ जाती है इस फॉर्मूले के थ्रू, तो हम क्या करते हैं, जो टो की हमें वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, उसको 10 में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाती है, टो की वैल्यू आ जाती है। वो भी हमारे पास क्या है, केमिकल शिफ्ट ही है, यानी कि केमिकल शिफ्ट की 2 यूनिट है हमारे पास, डेल और टो। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे फैक्टर जो है वो इसकी केमिकल शिफ्ट को अफेक्टिंग करते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ केमिकल शिफ्ट। ये हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक देखिए अगर हम, तो हमारे पास होगा फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ केमिकल शिफ्ट। नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ केमिकल शिफ्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ केमिकल शिफ्ट, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ केमिकल शिफ्ट। इसमें सबसे पहले हम लेते हैं, सबसे पहले हमारा जो होगा वो हमारे पास सबसे पहले जो हम फैक्टर्स देखेंगे वो होगा हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं प्रेरणिक प्रभाव, प्रेरणिक प्रभाव। इंडक्टिव इफेक्ट का केमिकल शिफ्ट की क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर हम इसकी देखें बात करें तो इंडक्टिव इफेक्ट की हम नॉर्मल में अगर देखते हैं कि प्रेरणिक प्रभाव होता क्या है, जब भी हमारे पास कार्बन के पास क्या प्रेजेंट हो, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट हो या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो, तब तो हमारे पास कौन सा इफेक्ट होता है, माइनस आई इफेक्ट होता है। ऐसे ही अगर हमारे पास कार्बन प्रेजेंट हो, कार्बन के पास क्या प्रेजेंट हो, कोई हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो अट्रैक्टिंग ग्रुप प्रेजेंट हो यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट हो, तो वहां क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। यहाँ अगर हम बात करें केमिकल शिफ्ट में, तो जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है एथिल क्लोराइड, ये हमारे पास है कि ये जो एथिल क्लोराइड हमने कंपाउंड लिया है सैंपल के रूप में, हमारे पास ये जो एनएमआर स्पेक्ट्रा देगा वो कहाँ इसका स्पेक्ट्रा शो होगा, ये बात करेंगे हम इसमें। तो फर्स्ट है हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट में हम अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास क्लोरीन जो एटम प्रेजेंट है वो कौन सा एटम प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम हमारे पास होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमारे पास से प्रेजेंट है क्लोरीन, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन हमारे पास होंगे। ये जो यहाँ कार्बन और जो क्लोरीन के बीच जो बॉन्ड हमारे पास प्रेजेंट है उसके इलेक्ट्रॉनों को कार्बन जो क्लोरीन जो होगा अपने
अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, क्योंकि क्या क्लोरीन जो होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और इसका नेचर ही होता है कि इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, अपनी ओर रिपल करता है, खींचता है। तो जैसे ही ये खींचेगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, यहाँ पे जो कार्बन है उसके हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होगा उसके हमारे पास जो होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वो कार्बन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसकी इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, हमारे पास आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे ही ये आकर्षित करेगा इलेक्ट्रॉनों को तो इससे ये जो हमारे पास कार्बन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसकी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देगा, ये डिक्रीज कर देगा। जैसे ही इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा हमारे पास तो ये जो हमारे पास सिग्नल्स जो मिलेंगे हमें, यानी कि मैथिलीन जो ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट है इसके जो सिग्नल्स मिलेंगे हमें हमारे पास क्या होगा, कहाँ मिलेंगे, डाउनफील्ड की तरफ, यानी कि इसका क्या होगा, डीशिल्डिंग हो जाएगी और डीशिल्डिंग के कारण हमें जो इसका एनएमआर सिग्नल मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, डाउनफील्ड, यानी कि डीशिल्डिंग के थ्रू हमारे पास डाउनफील्ड में इसका एनएमआर सिग्नल मिल जाएगा। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें ये जो मैथिल ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट है CH3, इसका हमें एनएमआर सिग्नल कहाँ मिलेगा केमिकल शिफ्ट में अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास CH3 ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है तो ये हमारे पास जो CH3 ग्रुप प्रेजेंट है ये क्या करेगा कि जैसे जैसे हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से दूरी बढ़ती जाएगी तो डीशिल्डिंग भी कम होती जाएगी और डीशिल्डिंग कम होती जाएगी तो ये जो हमारे पास फर्स्ट जो ए जो हमें सिग्नल्स देगा उसकी कंपैरिजन में हमारे पास कहाँ मिलेंगे, थोड़े ऑफ फील्ड की तरफ हमें इसके सिग्नल्स मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें यहाँ पे ये हमारे पास है, अगर हम देखें ये हमारे पास इसकी वैल्यू है, ये हमारे पास डेल की वैल्यू है। अगर इसकी सिग्नल्स की अगर हम बात करते हैं कि कहाँ हमारे पास सिग्नल्स मिलेंगे इसके एनएमआर सिग्नल्स, तो हमारे पास ये जो ए सिग्नल्स जब भी हमारे पास मिलेंगे ये हमें कहाँ मिलेंगे, सपोजेबल हमारे पास मिलेंगे 10 से 7 के बीच में, यानी कि यहाँ हमें सिग्नल्स मिल जाएंगे। लेकिन जैसे ही अगर हम बी जो मैथिल जो ग्रुप है उसके सिग्नल्स की बात करेंगे तो ये इसके कंपेरिजन में कहाँ मिलेंगे हमें, डीशिल्डिंग, यानी कि 7 से 5 के बीच में मिल जाएंगे, यानी कि थोड़ा अपफील्ड की तरफ मूव करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो क्लोरीन जो यहाँ पे एटम प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने के कारण ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो इसकी डीशिल्डिंग ज़्यादा हो जाएगी, डीशिल्डिंग के कारण हमें इसका एनएमआर सिग्नल कहाँ मिलेगा, डाउनफील्ड की तरफ। ये हमारे पास बात होती है फर्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या फिर प्रेरणिक प्रभाव में। ये हमारे पास होता है कि जब हमारे पास ओनली फॉर वन हमारे पास प्रेजेंट है एटम। ऐसे ही अगर हम लेके चले यहाँ पे, जैसे हमारे पास है सेकेंड, अगर हम बात करें यहाँ पे एग्जाम्पल, ये हमारे पास है मैथिल फ्लोराइड, नेक्स्ट है हमारे पास मैथिल क्लोराइड, नेक्स्ट है हमारे पास मैथिल ब्रोमाइड, फिर है हमारे पास मैथिल आयोडाइड। ये हमारे पास है। अगर हम इसकी डेल वैल्यू को देखें कि इनकी जो हमें डेल वैल्यू मिलेगी वो कहाँ कहाँ मिलेगी, तो यहाँ अगर हम देखें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जब हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं ये हमारे पास कौन से ब्लॉक के हैलोजन ग्रुप हमारे पास होते हैं, ये 18 ग्रुप के जो 17 ग्रुप के हमारे पास होंगे ये एलिमेंट। तो ये जो 17 ग्रुप के होंगे हमारे पास, ये इनमें सबसे ज़्यादा अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो किसकी होती है इनमें एटम में, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। और मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट होगा प्रोटॉनों का उतना ही ज़्यादा डीशिल्डिंग होगी और हमें उसकी जो एनएमआर हमें सिग्नल्स मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे, डाउनफील्ड, यानी कि डेल की वैल्यू उसकी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो हम देखें यहाँ पे तो इसकी डेल की वैल्यू हमारे पास होती है 4.0, इसकी होती है हमारे पास 3.5, ये हमारे पास होता है 2.16 और ये होता है हमारे पास 2.8। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है लेकिन ये हमारे पास क्या है, हम आइडिया लगा सकते हैं कि इससे इसके कंपैरिजन की इसके बीच में हमारे पास वैल्यू मिल सकती है। तो ये हमारे पास है कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसकी डीशिल्डिंग उतनी ज़्यादा होगी, जैसे ही डीशिल्डिंग उतनी ज़्यादा होगी तो हमारे पास उसके जो डेल की वैल्यू है हमारे पास उतनी ही ज़्यादा मिलेगी। ये हमारे पास बात होती है। नेक्स्ट अगर हम देखें, जैसे हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सेकंड एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारे पास है, नेक्स्ट है हमारे पास, एक तो हमारे पास है मैथिल क्लोराइड और एक है हमारे पास
एथिल क्लोराइड। अगर इन दोनों की हम डेल की वैल्यू की बात करते हैं कि दोनों की हमारे पास डेल की वैल्यू कहाँ मिलेगी हमारे पास, तो इसमें क्या होगा कि जो हमारे पास दोनों, सबसे पहले हम क्या करेंगे कंपाउंड में ये देखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सेम है या नहीं है। तो दोनों के अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की बात करते हैं तो दोनों में सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट है, यानी कि इसमें भी क्लोरीन है और इसमें भी क्लोरीन है। इफेक्ट तो ये एक ही शो करेंगे। अगर हम सिग्नल्स की बात करते हैं यहाँ पे, तो इन सिग्नल्स की जैसे हम देखेंगे तो इसको हम दे देते हैं ए और ये दे देंगे हम बी और ये वाला ए। तो जैसे हम बात करते हैं कि ये वाले जो मैथिल ग्रुप है और ये वाले मैथिल ग्रुप है, इनके सिग्नल्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो हमारे पास क्लोरीन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट है। ये क्या करेगा, ये जो कार्बन के पास जो प्रोटॉन प्रेजेंट है उनको क्या करेगा, डीशिल्डिंग करेगा। जैसे ही डीशिल्डिंग होगी हमारे पास, तो इसके सिग्नल्स कहाँ मिलेंगे, हमें डाउनफील्ड की तरफ मिलेंगे, यानी कि डीशिल्डिंग होगी। यहाँ अगर हम बात करें कि ये जो प्रोटॉन्स हमारे पास कार्बन के जस्ट, क्लोरीन के जस्ट पास में जो कार्बन प्रेजेंट है, इसकी डीशिल्डिंग ज़्यादा होगी। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से दूरी बढ़ती जाएगी, डीशिल्डिंग भी कम होती जाएगी और हमारे पास क्या होंगे, इसकी जो हमें सिग्नल्स मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे, थोड़ा डाउनफील्ड से थोड़ा अपफील्ड की तरफ हमारे पास मिलेंगे, यानी कि डाउन से 10 से भी मैंने आप लोगों को NMR सिग्नल बना के बताया कि इसकी जो वैल्यू मिलेगी हमें कहाँ से कहाँ थे, 5 से 7 के बीच में हमारे पास मिलेगी। तो ये हमारे पास होता है कि जैसे जैसे हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से दूरी बढ़ती जाती है तो डीशिल्डिंग क्या होगी, उतनी ही कम होती जाएगी और डीशिल्डिंग कम होती जाएगी तो हमारे पास डेल की वैल्यू भी क्या होगी, कम होती जाएगी। ये हमारे पास है नेक्स्ट एग्जांपल कि अगर मैथिल क्लोराइड और एथिल क्लोराइड हो तब हमारे पास क्या इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे 3rd नंबर पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास है, यहाँ अगर हम वैल्यू की बात करें डेल की वैल्यू की, तो सपोजेबल हमारे पास ये जो वैल्यू मिल जाएगी हमारे पास वो 4.0, 3.5 अभी मैंने आप लोगों को बताया 3.5 पे मिल जाएगी वैल्यू। और ये जो हमें ये जो इस प्रोटॉन की मेनली बात करते हैं, इसके कंपेरिजन में ही हमें कुछ ना कुछ कम मिलेंगे, यानी कि 2.8 हम इसको लेकर चल सकते हैं, क्राइटेरिया लेके चल सकते हैं कि इसके बीच हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन इसके कंपेरिजन में हमेशा हमें ये जो वैल्यू मिलेगी हमें वो क्या मिलेगी, हमेशा कम हमारे पास वैल्यू होगी। तो ये हमारे पास है। नेक्स्ट अगर हम एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे 3rd नंबर जो हमारे पास होगा कि कौन इस आगे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो नेक्स्ट है हमारे पास, ये हमारे पास होता है क्लोरोफॉर्म। इसके बाद हम देखें मैथिलीन डाइक्लोराइड। इसके बाद अगर हम देखें CH3Cl। नेक्स्ट है हमारे पास होगा मैथेन। तो जैसे जैसे हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम है उसका रिप्लेसमेंट अगर हम करते जाते हैं किसके थ्रू, क्लोरीन एटम के थ्रू, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ हमारे पास क्या है, क्लोरोफॉर्म, यहाँ पे मैथिलीन डाइक्लोराइड है, यहाँ पे हमारे पास मैथिल क्लोराइड है, यहाँ पे हमारे पास मैथेन है। इनकी अगर हम डेल वैल्यू की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देखेंगे हम, ये जो कार्बन प्रेजेंट है हमारे पास, इसके पास 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट है, यानी कि इसकी डीशिल्डिंग सबसे ज़्यादा होगी और डीशिल्डिंग सबसे ज़्यादा होने के कारण इसकी डेल की वैल्यू की भी हमारे पास क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो हम अगर इसकी डेल की वैल्यू को कंपेरिजन करें तो ये होगा हमारे पास CH3 डेल सबसे ज़्यादा, फिर हमारे पास होगी मैथिलीन डाइक्लोराइड की डेल की वैल्यू ज़्यादा, फिर हमारे पास होगी मैथिल क्लोराइड की डेल की वैल्यू ज़्यादा और सबसे कम हमारे पास कौन आ जाएगा, मैथेन। तो ये होगा कि अगर एक ही कंपाउंड प्रेजेंट है और उस पर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर हम एटम देखें तो जैसे जैसे विद्युत ऋणात्मक तत्व जो होगा हमारे पास, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उसकी डीशिल्डिंग ज़्यादा होगी और डीशिल्डिंग ज़्यादा होने के कारण हमें इसके सिग्नल्स कहाँ मिलेंगे, डाउनफील्ड की तरफ हमारे पास सिग्नल्स मिलेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये हमारे पास वैल्यू आ सकती है 10 से 7 के बीच में, ये हमारे पास 10 से 9 के बीच में, ये हो सकती है हमारे पास 8 से 7 के बीच में, ये हो सकती है हमारे पास 5 से 3 के बीच में और ये हमारे पास कहाँ चला जाएगा, थोड़ा अपफील्ड की तरफ मूव करता जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल थे कि केमिकल शिफ्ट इंडक्टिव इफेक्ट में हमारे पास कौन से होंगे, कि कैसे कैसे वो उसकी केमिकल शिफ्ट जो NMR सिग्नल्स हमारे पास प्रेजेंट होंगे उसकी केमिकल शिफ्ट को अफेक्ट करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये हमारी बात हुई इंडक्टिव इफेक्ट में। ऐसे ही हमारे पास क्या होगा, अगर कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी एटम प्रेजेंट हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट हो, तो वो क्या करता है, इसके अपोजिटली रिप्रेजेंट होता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर हम लेके चले यहाँ पे टॉपिक, वो हमारे पास नेक्स्ट है, वो होगा हमारे पास जब क्या होंगे, हमारे पास क्या प्रेजेंट होंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। यहाँ अगर हम देखें नेक्स्ट की बात करें हमारे पास
नेक्स्ट हमारे पास होगा सेकंड, वो होगा इलेक्ट्रो डोनेटिंग ग्रुप इफेक्ट। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट हुआ तब हमारे पास केमिकल शिफ्ट पे क्या इफेक्ट पड़ा, और अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब हमारे पास प्रेजेंट हो तो उनसे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे हमारे पास है यहाँ पे एग्जांपल, ये है प्रोपेन है हमारे पास, ये हमारे पास है 3 डिग्री, ये हमारे पास है 2 डिग्री, और नेक्स्ट हमारे पास है CS2 जो हमारे पास होगा ये होगा 1 डिग्री, ये हमारे पास होगा 1 डिग्री। तो यहाँ अगर हम देखें कि कैसे इसकी केमिकल शिफ्ट पे इफेक्ट पड़ेगा, तो ये CS3 जो ग्रुप है हमारे पास प्रेजेंट है वो कौन सा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट, डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, यानी कि ये कौन सा इफेक्ट शो करेंगे, प्लस सा इफेक्ट शो करता है। तो जैसे हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था उसके कारण हमारे पास क्या होती थी, डीशिल्डिंग होती थी और डाउनफील्ड की तरफ हमें इसके स्पेक्ट्रा मिलते थे। तो इसमें क्या होगा, उसके अपोजिटली हो जाएगा कि जब भी हमारे पास NMR सिग्नल्स हमें देखने हैं तो 2 डिग्री 3 डिग्री यहाँ पे हम देखें तो ये जो 3 डिग्री हमारे पास है इसके पास कितने 3 प्लस आई प्रभाव हमारे पास प्रेजेंट है। इसकी अगर हम बात करें यहाँ पे तो 2 प्लस आई प्रभाव प्रेजेंट है, और यहाँ पे कितना 1 प्लस आई प्रभाव प्रेजेंट है। यानी कि जितनी ज़्यादा हमारे पास प्लस आई प्रभाव जो होंगे, हमारे पास प्लस आई प्रभाव जो प्रदर्शित करने वाले जो ग्रुप हमारे पास होंगे वो हमारे पास इंक्रीज होंगे, वैसे वैसे हमारे पास क्या हो जाएगी, उसकी शील्डिंग ज़्यादा होगी, और शील्डिंग के कारण हमारे पास जो उसके स्पेक्ट्रा मिलेंगे अब वो कहाँ मिलेंगे, अप फील्ड की तरफ मिलेंगे, यानी कि टो की वैल्यू ज़्यादा होगी और डेल की वैल्यू कम होगी। क्योंकि अपोजिटली हमारे पास चलेगा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था तब हमारे पास डीशील्डिंग हो रही थी, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हमारे पास एटम होंगे तो उनके कारण क्या होगा, शील्डिंग हो जाएगी, और शील्डिंग के कारण हमारे पास उसकी इनकी जो डेल की वैल्यू हमें मिलेगी वो हमारे पास क्या होगी, कम मिलेगी। तो यहाँ अगर हम कंपैरिजन करें, यहाँ अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा हमारे पास वैल्यू जो होगी वो होगी 1 डिग्री की, उसके बाद हमारे पास मिलेगी 2 डिग्री की, उसके बाद हमारे पास मिलेगी यहाँ पे 3 डिग्री की। किसकी, डेल की वैल्यू हमारे पास होगी ये, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा कि हमारे पास डेल की वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी, 1 डिग्री 2 डिग्री फिर 3 डिग्री। ये होगी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम की बात कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम अगर प्रेजेंट हो तो हमारे पास उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसके अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके अलावा थर्ड जो हमारे पास टॉपिक है केमिकल शिफ्ट फैक्टर अफेक्टिंग में, कोई इलेक्ट्रॉन हमारे पास कोई बल्की ग्रुप अगर प्रेजेंट है कंपाउंड के पास जिसके पास प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो ये जो बल्की ग्रुप के जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके अलावा हमारे पास जो प्रोटॉन के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो जैसे ही वो प्रतिकर्षित या रिपल करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, हमारे पास डीशील्डिंग हो जाएगी, और डीशील्डिंग के कारण हमारे पास जो उसके स्पेक्ट्रा मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे, डाउनफील्ड की तरफ। तो ये हमारे पास टोटल ऑफ बात होती है केमिकल शिफ्ट की, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ केमिकल शिफ्ट की रासायनिक विस्थापन को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं कि उसके कारण हमें उसकी स्पेक्ट्रा कहाँ मिलते हैं। अगर हमने इतना जो पढ़ा उसको हम समराइज करके देखे, हम बात करें तो हमारे पास होगी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर जब प्रेजेंट होगा तब क्या होगा, प्रोटोनों की डीशील्डिंग होगी, और डीशील्डिंग के कारण हमें उसके स्पेक्ट्रा कहाँ मिलेंगे, डाउनफील्ड की तरफ। लेकिन जैसे ही हमारे पास क्या होगा, कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप प्रेजेंट होगा तो उसके कारण क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, और वो प्लस आई इफेक्ट शो करने के कारण हमारे पास उसकी क्या हो जाएगी, शील्डिंग हो जाएगी प्रोटोनों की, और उसके हमें स्पेक्ट्रा कहाँ मिलेंगे, वो हमें मिलेंगे अपफील्ड की तरफ। तो जैसे ही हमारे पास अपफील्ड की तरफ स्पेक्ट्रा मिलेगा तो डेल की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी। इसके बाद में हमने बात की थी कि कोई भी बल्की ग्रुप प्रेजेंट होगा तो वो क्या करेंगे, जो बल्की ग्रुप के जो इलेक्ट्रॉन है, इसके अलावा जो प्रोटॉन के जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे। तो जैसे ही रिपल हमारे पास होगा तो वो जो प्रोटॉन्स होंगे उसकी हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसका क्या हो जाएगी, डीशील्डिंग हो जाएगी, और डीशील्डिंग के कारण हमें उसकी स्पेक्ट्रा कहाँ मिलेंगे, डाउनफील्ड की तरफ। तो इन जो फैक्टर्स है इनको माइंड में रखते हुए हम क्या करते हैं, किसी भी NMR जो हमें स्पेक्ट्रा जो बनाना होता है कंपाउंड के, उसके सिग्नल्स शो करते हैं कि हमारे पास इसके सिग्नल्स किस से किस रेंज में आ सकते हैं, डाउनफील्ड की तरफ आएंगे या फिर अपफील्ड की तरफ। तो ये हमारे पास बात होती है केमिकल शिफ्ट में फैक्टर अफेक्टिंग की, कि कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। इसके बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।